हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज का ये सेशन हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम अपने कंटिन्यूएशन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने शुरू किया था कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 3 दैट इज कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज को। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 एमसीक्यूज के पार्ट जो है वो कवर कर लिए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। यानी कि हम लोगों ने अराउंड 75 क्वेश्चन जो है इस सीरीज के दौरान डिस्कस कर लिया था। आज इस सीरीज का आखिरी पार्ट होगा, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, दैट इज आज कंप्लीट हो जाने के बाद आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है यूनिट नंबर 3 वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी डाउट लेफ्ट नहीं होगा। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और यदि आपको लग रहा हो कि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दूसरे स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, यानी कि आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है, देखें। की मैनेजरियल पर्सनल, यानी कि इसी को कहते हैं केएमपी, यानी की मैनेजरियल पर्सनल इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस। तो केएमपी का मतलब क्या होता है कि मैनेजरियल पर्सनल जो है इसको कहां डिफाइन किया गया था। सबसे पहला तो आपसे ये क्वेश्चन याद रखना है। तो केएमपी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 51। अब आपसे ये सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि मैनेजरियल पर्सनल जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, आपसे ये पूछ रहा है कि की मैनेजरियल पर्सनल के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। तो वी नो कि की मैनेजरियल पर्सनल कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, द कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर एंड द चीफ फाइनेंशियल डायरेक्टर। यानी कि ये सारे के सारे लोग जो हैं दे आर मेंबर्स ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे लोग जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ आप कह सकते हो फाइनेंशियल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर्स, ये सारे के सारे जो है केएमपी यानी की मैनेजरियल पर्सोनेल में आते हैं। दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज बीन डिफाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनेजिंग डायरेक्टर को कहां डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन से उठा के डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप याद रखेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 54। सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया है। किसके बारे में, तो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के बारे में। नाउ कंपनी सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन डैश। तो आप याद रखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है व्हाट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एवरी डैश सेल हैव की मैनेजरियल पर्सनल, एवरी लिमिटेड कंपनी, ऑप्शन बी इज पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी इज प्राइवेट कंपनी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो यू विल हैव टू रिमेंबर कि ऑल दोस कंपनीज, जितनी भी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके पास नो की मैनेजरियल पर्सनल होने चाहिए। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिस्टेड कंपनी। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव की मैनेजरियल पर्सनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कह रहा है
कि a company other than listed company which has a paid up share capital of dash or more shall have a whole time company secretary, मतलब कि वो कंपनी लिस्टेड कंपनी को छोड़ दिया जाए तो वो कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू कितना होना चाहिए, जिनको कि अपने पास एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखने की जरूरत है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी अदर देन लिस्टेड कंपनी को छोड़ दिया जाए तो अदर देन जितनी भी लिस्टेड कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है ना, उनको अपने पास एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखने की जरूरत होती है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। नाउ मूव्स टू क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि एवरी होल टाइम की managerial personnel of a company shall be appointed by the dash containing the terms and conditions of the appointment including the remuneration. So every whole time key managerial personnel of a company shall appointed by what? Board of directors containing the terms and conditions of the appointment including the remuneration। कहने का मतलब है कि हर की मैनेजरियल पर्सनल को कौन अपॉइंट करता है, तो दे आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे और दे विल आल्सो डिसाइड कि वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर रहे हैं इसे, और उनका रेमुनरेशन यानी कि सैलरी वगैरह कितनी रहने वाली है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 82। Question number 82 is a return for appointment of managing director shall be filled with the registrar of companies in, मतलब कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर को लेकर के जो एप्लीकेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करना होता है वो कौन से फॉर्म में जमा करना होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अ रिटर्न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर शैल बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन फॉर्म नंबर MR1 नंबर फॉर्म में क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर को से रिलेटेड बताया जाता है कंपनीज के रजिस्ट्रार को। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कह रहा है कि डैश टू द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड सर्कमस्टेंसेज वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेज Dash to the Companies Act 2013 provides circumstances where appointment of managing director, whole time director or manager can be made without approval of the central government। तो always remember कि this is called Schedule 5 of the Companies Act 2013 provides circumstances where appointment of managing director या whole time director or manager can be made without the approval of central government। Now let's move to question number 84। The total managerial remuneration payable by a public company to its director including managing director and the whole time director and its management in respect of any financial year shall not exceed dash of the net profit of that company for that financial year। तो it is not more than 11%। ये 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एक्सेप्ट विथ द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग द रेम्यूनरेशन पेएबल टू एनीवन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। आपको कह रहा है कि बिना अप्रूवल के, जनरल मीटिंग में बिना अप्रूवल के जो रेम्यूनरेशन होता है जो कि किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी फुल टाइम डायरेक्टर या किसी मैनेजर को दिया जाता है वो टोटल कंपनी के नेट प्रॉफिट से कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। यू विल हैव टू रिमेंबर कि दैट इज 5%। दैट मीन्स कि किसी भी डायरेक्टर, किसी भी होल टाइम डायरेक्टर, किसी भी मैनेजर की सैलरी जो है वो बिना जनरल मीटिंग के अप्रूवल के, ठीक है ना, बिना मीटिंग में अप्रूवल किए हुए जो है वो 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती नेट प्रॉफिट के। आओ क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है एक्सेप्ट विथ द अप्रूवल ऑफ द company in general meeting if there is more than one managing director
or whole-time director or manager remuneration shall not exceed dash of the net profits to all such directors and manage it taken together। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी में जनरल मीटिंग के अप्रूवल के बिना, ठीक है ना, इफ देयर इज, यदि उस कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो उनका रेमुनरेशन जो है वो टोटल कंपनी के नेट प्रॉफिट के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 10% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, इट मे विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल पे रेम्युनरेशन टू द मैनेजरियल पर्सन नॉट एक्सीडिंग डैश इफ देयर इफेक्टिव कैपिटल इज ₹5 करोड़। तो द आंसर विल बी 60 लाख रुपीज। 60 लाख रुपए से ज्यादा रेम्युनरेशन नहीं दिया जा सकता है। Now question number 88. Question number 88 is, every application made to the central government under section 196 shall be in, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करते हैं सेक्शन 196 के अकॉर्डिंग, तो वो कौन से फॉर्म में होनी चाहिए? तो इट विल बी इन फॉर्म नंबर MR2। Now question number नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 इज, अ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी को छोड़ के जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है डैश और मोर शैल हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, उसके पास एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए। तो एकदम याद रखिए कि यदि हम किसको छोड़ दें, लिस्टेड कंपनी को छोड़ दें, तो जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, उन कंपनियों के पास जिनका शेयर कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, उनके पास अपना एक खुद का कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है, और वो सेक्रेटरी जो है वो होल टाइम होना चाहिए। नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल बी मेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को प्रीवियसली आपने बहुत बार देखा होगा कि कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है। ऑप्शन है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी इज the managing director of the company, option C is a resolution passed by the board of directors of the company, and option D is resolution passed by the audit committee of the company। तो याद रखिएगा, जो कंपनी सेक्रेटरी यानी कि जो CS होते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक रिजोल्यूशन से लिया जाता है, जो रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट, CFO जिसको बोलते हैं, शैल बी मेड बाय। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? तो आपको याद रखना होगा कि चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, इन दोनों का अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 92 नंबर है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डैश सेल कंस्टिट्यूट एंड ऑडिट कमिटी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी विथ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, और ऑल कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ और मोर, या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको अपने पास ऑडिट कमेटी रखना पड़ता है, लेकिन कंडीशन ये है कि और जितने भी पब्लिक कंपनीज हैं उनका पेड अप कैपिटल जो है वो 50 करोड़ या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो, एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप लोग जरा फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है आपसे कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डैश सेल कंस्टिट्यूट एंड ऑडिट कमिटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कौन से कंपनी के एक ऑडिट कमिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जितने भी लिस्टेड कंपनी होती है उनके पास अपना खुद का एक होल टाइम सेक्रेटरी होता है, और उनके पास अपनी एक क्या होती है, लिस्टेड कंपनी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कह रहा है कि
कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डैश सेल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, मतलब कि कौन से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक ऑडिट कमिटी बनाते हैं। तो सबसे पहला है ऑल कंपनीज विथ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, all public companies having turnover of 200 crore or more, all public companies having in an aggregate outstanding loans or borrowings or debenture deposit exceeding 100 crore, and all of the above. So we'll have to remember कि all the companies जिनका paid up capital जो है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, और आपको पता है 10 करोड़ या उससे ज्यादा वाली जो कंपनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे अनलिस्टेड कंपनी। Next, question number 94, that is the board of directors of dash shall constitute an audit committee. Options are all public companies with a paid up capital of 50 crore or more. Option number 2, all public companies having turnover of 100 crore or more, or all companies having in aggregate outstanding borrowings or debentures or deposit exceeding 100 crore. All of the above. So your answer will be board of directors of dash shall constitute an audit committee. तो पब्लिक कमिटी जो है, पब्लिक कंपनी जो है उनको ही क्या करती है, कंस्टिट्यूट करती है जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है। Now move to question number 95. Question number 95 है the audit committee shall constitute of a minimum of dash director with independent directors forming a majority. मतलब कि ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं, तो ऑडिट कमेटी में याद रखेंगे हम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। द ऑडिट कमेटी में ऑमनिबस अप्रूवल फॉर related party transactions subject to their value not exceeding dash per transaction. So you will have to remember that is 1 crore is the correct answer. Options 90, question number 97. Dash of the Companies Act 2013 provide provisions for establishment of nomination and remuneration committee. यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन से प्रोविजन में यह बताया गया है कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी भी बनाई जाएगी, तो इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 178 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. Now let's move to question number 98. The nomination and remuneration committee shall consist of dash non-executive directors. यानी कि nomination and remuneration committee में total number of executive directors कितने होने चाहिए, तो it will be 3. Question number 99. The board of directors of a company which consists of more than dash shareholders at any time during a financial year shall constitute stakeholders relationship committee. तो कोई भी कंपनी जिनके पास कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 1000 डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ठीक है, क्या कर सकते हैं, दे कैन कंस्टिट्यूट होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी. नंबर 99 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 100 है, दैट इज डैश ऑफ द कम्युनिटीज एक्ट 2013 गिव्स द पावर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी टू एक्सरसाइज और सच पावर्स टू डू ऑल सच एज एंड थिंग्स ऑफ द कंपनी ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू. इट इज दैट इज सेक्शन 179 is the correct answer. The board of directors of a company shall exercise the following power by means of resolution passed at meetings of the board. यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कोई डिसीजन पे कैसे पहुंचते हैं, तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किसी डिसीजन पे तब पहुंचते हैं, ठीक है, जब वो कोई रिजोल्यूशन पास करते हैं. ऑप्शंस आर टू मेक कॉल्स ऑन शेयरहोल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स. ऑप्शन 2 टू ऑथराइज बायबैक ऑफ शेयर्स, to issue security including debentures whether in or outside India, and all of the above. So इसका आंसर होगा आपका all of the above. अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे, यानी 102 पे, that is substantially the whole of the undertaking in any financial year shall mean of the value of undertaking balance sheet of the preceding financial year. So it will be 20% or more. Every director shall disclose his concern or interest in any company or companies or bodies, corporate forms or association of an individual as per. मतलब हर एक डायरेक्टर को अपना क्या करना पड़ेगा, कंसर्न या अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा किसी भी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज में, ठीक है, या बॉडी कॉर्पोरेट्स में. ये किस फॉर्म में बताना पड़ेगा, दे विल हैव टू फाइल फॉर्म नंबर MBP1. नो कंपनी शैल एडवांस एनी लोन टू. कोई भी कंपनी किनको लोन नहीं दे सकती,
कंपनी ऑफ डायरेक्टर को नहीं दे सकती, कोई भी डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी उसको भी नहीं मिल सकता, एंड एनी फॉर्म इन विच द डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 105 ये आपके इस चैप्टर के इस सीरीज के का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों का जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ का यूनिट नंबर 3 कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एवरी कंपनी गिविंग लोन और गिविंग अ गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और मेकिंग एन एक्विजिशन shall keep a register in फॉर्म नंबर MBP2। कौन से फॉर्म में सारा कुछ रजिस्टर होता है? तो इट इज इन फॉर्म नंबर MBP2, यानी 105 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी MBP2। तो इसी के साथ आप लोगों का जो कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सारे के सारे एमसीक्यूज हमने 4 पार्ट में डिस्कशन किए। आज आपका ये 4th पार्ट था, और ये 4th पार्ट के कंप्लीट होने के साथ आपका पूरा का पूरा कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन का एमसीक्यूज जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट था उसको हमने कवर किया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हमारे चैनल्स को बढ़ाइए, क्योंकि आपका लाइक, आपका मोटिवेशन, आपका कमेंट ही हमें भी मोटिवेट करता है कि इस तरीके की वीडियोस हम आपके साथ फ्यूचर में भी लाते रहें। चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।